कक्ष में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज जो है सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। ये प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, इसके लिए हमने मॉर्निंग असेंबली में भी थोड़ा सा ब्रीफली आपको मैंने बताया था। इसका जो मंतव्य है इसको मनाए जाने का, वो ये है कि हमारे जितने भी वीर सैनिक, भले ही वो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के हों या अर्धसैनिक बलों के हों, उन सभी सैनिकों के परिवारों के रीसेटलमेंट, अगर कोई सेना में रहते हुए कोई घायल हो गया, उनके मदद के लिए, और ताकि उनको जो है, जो हमारे दिन रात हमारी सेवा करते हैं सीमा पे डट के, उनके वेलफेयर के लिए फंड एक रेज किया जाए, इस हेतु इसको मनाया जाता है। केवल फंड तक ये सीमित न रहे, जैसा मैंने आपको सुबह भी बताया, फंड तो गवर्नमेंट भी अपने स्तर से और बहुत सारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGOs वगैरह भी काम करते हैं। और आज फॉर्चुनेटली हमारा देश काफ़ी समृद्धशाली होते जा रहा है डे बाई डे, तो हम लोग उसमें, हमारी सरकार सक्षम है। परंतु जो मेन लक्ष्य इन डेज को, इन दिवसों को मनाने का होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि हमें दिल से, मन से, हृदय की गहराइयों से अपने वीर सपूतों पर, सैनिकों पर गर्व हो और हम उनका सम्मान करें। जाने अनजाने भी कभी हम इस तरीके का कोई भी काम ना करें जिससे हमारे सैनिकों को, हमारे वीर सपूतों को, जो शहीद हो गए हैं, उनके परिवारजनों को किसी प्रकार से भी ठेस पहुंचे। ऐसा कार्य हम लोगों को नहीं करना चाहिए। और हमारा प्रयास हो कि मन से हम ये सोच सकें, भविष्य में परमपिता परमेश्वर हमें कहाँ लेके जाएंगे ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम अपने मन से प्रयास करें कि हम देश सेवा के लिए, देश सेवा केवल सीमा पर डटकर या क्या कहते हैं कि वहाँ गोलियां खाकर ही नहीं होती है। हम अगर अपने कर्तव्य का निर्वहन भली प्रकार से ईमानदारी के साथ करें तो वो भी एक प्रकार की देश सेवा है। तो इसी के साथ ये जो दिसंबर का माह है, इसमें एक और इम्पोर्टेंट डे, जो दिवस है, वो मनाया जाना है। मैंने आपको सुबह भी बताया था उसके बारे में। आज से लगभग 53 साल पहले 1971 में भारत को एक अनचाहे युद्ध में झोंक दिया गया था। उसके पीछे क्या कारण थे, किन कारणों से ये युद्ध लड़ना पड़ा था, और क्या उसके पीछे भूमिका रही, किन देशों की मुख्य भूमिका थी, क्या हुआ, उसके बाद बांग्लादेश कैसे बना, जो वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। और इन सारी पूरे घटनाक्रम और पूरे ऐतिहासिक विवरण को लेकर के हमारे पास कुछ वीडियोज यहाँ पर हैं, जिससे आपको पता चले कि हम विजय दिवस क्यों मनाते हैं। विजय दिवस 16 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। उस दिन एक 1971 की लड़ाई जो है, वो आप जानते हैं कि 93,000 सैनिकों को जो है घुट्टे टेकने पर मजबूर कर दिया था हमारी भारतीय सेना ने। ये, जैसा मैंने आपको प्रातः भी बताया था, कि ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी संख्या थी सैनिकों की जिन्होंने सरेंडर किया किसी दूसरी सेना के सामने। आइए हम ये कार्यक्रम विजय दिवस जिस रूप में हम मनाते हैं, उसकी शुरुआत कैसे हुई, पूरी डिटेल में उसके लिए वीडियोस आप देखेंगे। और ऐसा मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल मनोयोग से, ध्यान से इसको सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे कि किस प्रकार की परिस्थिति, तात्कालिक परिस्थिति कैसे रही थी, क्या हुआ था, किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी थी, और तब हम कहाँ खड़े थे, और आज हमारा भारत, और आज हमारी जो जोग्राफिकल जो कंडीशंस हैं हमारे एरियाज़ में, यहाँ हम पड़ोसी देशों की अगर बात करें तो कहाँ हम लोग खड़े हैं, उसके बारे में आप डिटेल में जानेंगे। आप सभी लोग बिल्कुल स्पेल बाउंड समझते हैं, मंत्रमुग्ध होकर के ध्यान से, पूरे मनोयोग से इसको ध्यान से सुनेंगे। फिर आप लोगों से उसके बारे में ब्रीफली मैं कुछ क्वेश्चंस भी करूँगा कि आपके समझ में कितना आया, और आप मोटिवेटेड होंगे, देश के प्रति समर्पण का भाव जगेगा, और आपको एक अलग ऊर्जा प्राप्त होगी जब आप इस तरीके से सैम मानेकशॉ के रूप के बारे में जब आप जानेंगे। उनको दिखाया जाएगा, इस वीडियो में पूरा है, वो साक्षात, आपने बीच में एक मूवी देखी होगी, उनकी ना मूवी आई थी, उन पर बनाई गई है, लेकिन यहाँ पर आप साक्षात देखेंगे उनको काम करते हुए। हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनके साथ वो किस तरीके से मीटिंग ले रहे हैं, कैसे अपने सैनिकों को मोटिवेट कर रहे हैं, उसके बारे में आप पूरी जानकारी इसमें प्राप्त करेंगे। आई होप कि आप यू विल एंजॉय इट। थैंक यू। पाकिस्तानी आर्मी और बांग्लादेशी रेवोल्यूशनरीज के बीच एक तरफ बड़ा घमासान जारी रहता है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश खुद को एक अलग देश घोषित कर चुका होता है। इसी बीच 3 दिसंबर 1971 को भारत के खिलाफ पाकिस्तान ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च कर देता है।
पाकिस्तान एयरफोर्स इंडिया के कई एयरफील्ड्स पर बमबारी करना शुरू कर देती है और अब भारत भी इस जंग में शामिल हो जाता है और इसी के साथ शुरुआत होती है इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 की। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच ये वॉर होती ही क्यों है? पाकिस्तान के सिविल वॉर से भारत का क्या लेना देना होता है? और 1947 में पाकिस्तान का दामन थामने वाला ईस्ट पाकिस्तान आखिर क्यों आजादी की मांग पर उतर आता है? भारत का इस पूरे वॉर में क्या कंट्रीब्यूशन रहता है? कॉलोनियल टाइम से पहले इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक नहीं बल्कि कई किंगडम्स राज करते थे। ये सभी किंगडम्स अपने आप को एक अलग भाषा, ट्रेडिशन, कल्चर से आइडेंटिफाई करते थे और कुछ यही कहानी आज के वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की भी थी, जो उस टाइम में बंगाल के नाम से जाना जाता था। 13वीं सेंचुरी से ही इस एरिया पर ज्यादातर मुस्लिम रूलर्स का रूल चलता था, लेकिन इस आर्मी का मकसद बांग्लादेश की आजादी होता है। इस सिचुएशन में पाकिस्तान गवर्नमेंट को जब ईस्ट पाकिस्तान अपने हाथ से निकलता हुआ नजर आता है तो पाकिस्तानी आर्मी के जरिए यहाँ रिवॉल्ट्स को दबाने की कोशिश होती है। मार्च 1971 को एयर फ्लाइट के जरिए वेस्ट पाकिस्तान से कई पाकिस्तानी सोल्जर्स को ढाका लाया जाता है, जो मुक्ति वाहिनी के खिलाफ ऑपरेशन चलाते हैं। मुक्ति वाहिनी से निपटने के लिए वेस्ट पाकिस्तान एक ईस्ट पाकिस्तानी सेंट्रल पीस कमेटी बनाती है, जिसे शांति वाहिनी नाम दिया जाता है। लेकिन पीस स्टैब्लिश करने के बजाय ये कमेटी ईस्ट पाकिस्तान में लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ जाती है। बंगालीज वेस्ट पाकिस्तान से अपने सारे नाते तोड़ लेते हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जब ईस्ट पाकिस्तान की आवाज दबाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता तो सरकार एक ऐसी साजिश रचती है कि वॉर क्राइम्स की सारी हदें पार हो जाती है। ईस्ट पाकिस्तानी लीडर्स का कहना था कि वेस्ट पाकिस्तान उनके 6 पॉइंट मूवमेंट को मान ले, जिसके बाद वो सब हार्मनी के साथ रह सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी फायदा उठाकर वह भारत में दाखिल होने और रामगढ़ जैसलमेर होते हुए दिल्ली पहुंचने की साजिश रचता है। इस साजिश के तहत पाकिस्तान 2000 जवानों के साथ 59 टैंक्स और एक मोबाइल इन्फेंट्री ब्रिगेड को लेकर लोंगेवाला पोस्ट पर हमला कर देते हैं। यहाँ उनका सामना भारतीय सेना की 23वीं बटालियन पंजाब रेजिमेंट की कंपनी से होता है, जिसकी कमान मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी के पास होती है। 7 दिसंबर 1971 तक लड़ी गई इस लड़ाई में पाकिस्तान के मंसूबे धरे के धरे रह जाते हैं, जब मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी की लीडरशिप में केवल 120 इंडियन सोल्जर्स ही पाकिस्तान के हजारों सोल्जर्स और टैंक्स को धूल चटा देते हैं। लोंगेवाला में भारतीय सैनिक एक ऊंचे रेत के टीले को अपने कब्जे में ले लेते हैं और इस ऊंचाई का फायदा उठाकर अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। कुलदीप सिंह चंदपुरी को पता होता है कि सुबह होने तक उन्हें कोई हवाई मदद नहीं मिल सकती, इसीलिए वो सुबह तक पाकिस्तानी आर्मी को उलझा कर रखने की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। हालांकि पाकिस्तान से फायरिंग पहले स्टार्ट होती है, लेकिन आगे वो बढ़ते हुए पाकिस्तानी टैंक चारों तरफ लगे कटीले तारों को देखकर रुक जाते हैं। इन वायर्स को वो लैंड माइंस का सिंबल समझकर एक जरूरी वक्त तारों को हटाने और अपने कंफ्यूजन को क्लियर करने में गुजार देते हैं। फिर जैसे ही पाकिस्तानी टैंक्स आगे बढ़ते हैं, वो रेगिस्तान की रेत में फंस जाते हैं। एक ऊंचे टीले पर होने की वजह से इंडियन आर्मी टैंक्स को डायरेक्ट हिट कर पाती है और पाकिस्तान अपने कई टैंक्स और व्हीकल्स गंवा देता है। जब तक पाकिस्तान भारत की चाल को समझ पाता तब तक सुबह हो जाती है और सूरज की पहली किरण के साथ ही इंडियन एयरफोर्स का सपोर्ट सोल्जर्स को मिलता है। इंडियन एयरफोर्स के HAL HF-24 मारूत फाइटर्स एंड हॉकर हंटर एयरक्राफ्ट इस लड़ाई में पाकिस्तान के हमलों का मुंह तोड़ जवाब देते हैं और लोंगेवाला में जीत का बिगुल बजा देते हैं। दिसंबर को पाकिस्तान की चालों को नाकाम करने के लिए भारत की मिसाइल बोट्स INS विनाश, INS तलवार और INS त्रिशूल को कराची के साउथ में मनोरा पेनिनसुला की तरफ भेजा जाता है। इस दौरान ये मिसाइल बोट्स न केवल पाकिस्तानी पेट्रोल वेसल को टारगेट करते हैं, बल्कि 11 बजे के करीब INS विनाश अपनी 4 मिसाइल से केमारी ऑयल फार्म को टारगेट करता है। इस अटैक से पाकिस्तान का बचा खुचा केमारी ऑयल स्टोरेज भी तबाह हो जाता है। साथ ही पनामेनियन फ्यूल टैंकर SS गल्फ स्टार को भी भारी नुकसान पहुंचता है। INS विनाश पाकिस्तान की नेवी फ्लीट टैंकर PNS डेल्टा को पूरी तरह ध्वस्त कर देता है। इस हमले से कराची की 50% ऑयल रिक्वायरमेंट धुआं हो जाती है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका लगता है और एक ही रात में